औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज का हमारा लेक्चर है फार्मास्यूटिकल सिरप्स पर। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। इससे पहले हमने सेम लेक्चर जूम क्लाउड मीटिंग पर कंडक्ट किया था जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जूम के सेशंस हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकें और आपके क्वेश्चंस को उसी वक्त दूर भी कर सकें। जूम के सेशंस को अटेंड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.drsakibqureshi.wixsite.com/वेबसाइट पर विजिट करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं टर्म सिरप से। सिरप को हम डिफाइन करते हैं। सिरप्स आर अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर मिक्स्ड इन वाटर और अदर एक्वस लिक्विड। हमने कहा कि एक ऐसा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा शुगर का जो वाटर या किसी और एक्वस मीडियम में प्रिपेयर किया जाएगा। जनरली अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक सिरप है जो अक्सर घर में हम मीठा बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं। उसमें हम जो चाशनी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली वो सिरप है। अगर मैं आपको मेडिसिनल सिरप समझाने की कोशिश करूं तो मैं उसे रीड करूंगा कि मेडिसिनल सिरप्स आर नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन विच मेडिसिनल सब्सटेंस और ड्रग आर डिसॉल्व। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसे हमने यहां पर मेडिसिनल सब्सटेंस या फिर ड्रग का नाम दिया, बेसिकली इट इज एन ओरल सस्पेंशन इन लिक्विड फॉर्म। इस तरह आपके पास फार्मास्यूटिकल सिरप्स आपको नजर आ रहे होते हैं। बेशुमार सिरप्स की एग्जांपल आप अपनी डेली क्लासेस में सुनते भी हैं। बच्चों, अगर हम फर्क करने जाते हैं सिरप्स और सस्पेंशन में तो पहला फर्क इनकी डेफिनेशन से मिलता है हमें। सिरप्स को हम डिफाइन करते हैं कि दे आर फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस दैट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इनटू इट्स सॉल्वेंट। लेकिन जब आप सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कहते हैं कि कुछ डिस्पर्स पार्टिकल्स भी आपके पास मौजूद होते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंस में तो हम कहते हैं डिसॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स इंक्लूडिंग को सॉल्वेंट्स। मगर सस्पेंशन में हम कहते हैं कि वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। हम अगर बच्चों की बात करें तो हम कहते हैं सिरप्स आर आइडियल फॉर यंगर चिल्ड्रन बिकॉज द शुगर वर्ड्स ऑफ एनी बिटर टेस्ट। अगर कोई बिटर टेस्ट मौजूद है, अगर कोई ऐसा टेस्ट मौजूद है जो बच्चों को पसंद नहीं है तो चीनी चूंकि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल की गई है उसकी वजह से वो टेस्ट मास्क हो जाता है और बच्चों के लिए हम ज़्यादातर सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंशंस में नॉट बी आइडियल फॉर चिल्ड्रन ड्यू टू देयर अनडिजायरेबल टेस्ट। मगर चूंकि हमने बहुत मिकदार में शुगर का इस्तेमाल किया तो अब जो सिरप्स है हमारे पास वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आइडियल नहीं है, जबकि डायबिटिक पेशेंट्स सस्पेंशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपके सामने मैं बच्चों सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस रखूं तो हम कहेंगे सॉल्यूशंस हमारे पास होमोजीनस है, सस्पेंशंस हमारे पास हेट्रोजीनस है। सॉल्यूशंस हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्पर्स्ड हैं, मगर सस्पेंशन में हमारे पास पार्टिकल अनइवन डिस्पर्स्ड हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एक ही फेज में आपको नजर आएगा, मगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मीडियम्स में जब आप बात करते हैं सस्पेंशन की। सॉल्यूशंस ट्रांसपेरेंट होते हैं मगर सस्पेंशन क्लाउडी होंगे। एग्जाम्पल्स अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो NaCl या शुगर को जब हम वाटर में मिला दें तो वो एक सॉल्यूशन बनेगा, मगर अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एग्जाम्पल लेते हैं तो वो आपके पास सस्पेंशन में आता है। बच्चों, इस वक्त स्क्रीन पर हम देख सकते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और प्रेसिपिटेशन में। सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि आपको एक सिंगल फेज नजर आ रहा है, आपस में डिसॉल्व हुए हुए हैं। सस्पेंशन में आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और प्रेसिपिटेशन में आप देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पर नीचे मौजूद हैं। प्रेसिपिटेशन में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि वाटर में अगर हम सैंड मिला देते हैं या चॉक मिला देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो वो नीचे जाकर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, उसे हम सस्पेंशन नहीं कहेंगे। क्या फायदे होंगे हमारे पास सिरप्स के? हम कहते हैं इट इज एन अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म फॉर पेशेंट्स, दे आर इजी टू एडमिनिस्टर, दे आर इकोनॉमिकल एंड सेफ एंड नो नर्सिंग केयर इज रिक्वायर्ड। यानी इसे पिलाने के लिए कोई बहुत ट्रेन बंदे की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली जिस तरह आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उस तरह आप बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में बच्चों हम कहते हैं कि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो डिलेड है। ये एमरजेंसी कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस है, उस सूरत में आप उसे सिरप्स नहीं दे रहे होंगे। चूंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरता है तो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। बायो अवेलेबिलिटी का जो कंसर्न है वो वैसा ही रहेगा। एंड दिस इज नॉट कन्वीनियंट इफ द पेशेंट इज हैविंग एनी GI डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है डायरिया से या पेशेंट सफ़र कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से तो ऐसी सूरत में आपके पास सिरप्स अपना कंप्लीट ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। बच्चों, अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूँ सिरप्स की तो कंपोजिशन में एक हमारे पास मेडिसिनल एजेंट मौजूद होगा जो हमने नाम दिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट।
चूंकि हमने भरपूर मिकदार में इस्तेमाल किया शुगर को, तो हमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत होगी। प्रिजर्वेटिव हमारे पास मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, सोडियम बेंजोएट, ये तमाम के तमाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट्स मौजूद होंगे, हमारे पास विस्कोसिटी मॉडिफायर्स होंगे, फ्लेवरेंट और कलरेंट्स होंगे, और सॉल्वेंट और कोई व्हीकल मौजूद होगा जिसमें आप सिरप को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। फ्लेवर और कलर एज पर नीड, एज पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप ऐड कर रहे होते हैं, और बाकी तमाम पैरामीटर्स आपके पास जब एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा होता है उस वक्त आपको ज़रूर पढ़ने होते हैं। एक जर्नल अगर मैं आपके सामने फ्लो बनाता हूं बेटे, तो मैं कहूंगा कि सॉलिड इंग्रेडिएंट्स और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर डोजिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे, फिर वहां से वो उस एरिया में जाएंगे जहां इन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी प्रोडक्शन टैंक होंगे। फिर चूंकि आपने मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया था, ये मुमकिन है कि प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ये मुमकिन है कि पार्टिकल्स जनरेट होंगे, तो आपको फिल्टर करना लाजिम था। फिल्टर के बाद आप स्टोरेज टैंक्स की तरफ गए, और फिर उसके बाद आप फिलिंग मशीन्स की तरफ गए। ये एक जनरल हम ओवरव्यू यहाँ पर लेते हैं कि एक तरफ आप शुगर मेल्ट होती हुई देख रहे हैं, फिर एक तरफ आपके पास सिरप मैन्युफैक्चरिंग वेसल है, और एक तरफ आपके पास स्टोरेज टैंक मौजूद है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एसएस लिखा हुआ है। एसएस का मतलब है स्टेनलेस स्टील। चूंकि आप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रस्ट से बचने के लिए आप यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपके सामने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रखूं, तो हमारे पास 4 मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं: सॉल्यूशन विद हीट, एजिटेशन विदाउट हीट, एडिशन ऑफ सुक्रोज एंड परकोलेशन मेथड। बच्चों, ये चारों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल किया जाएगा सिरप बनाने में, वो मेथड जो अप्रोप्रिएट होगा। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन चार में से कोई एक अच्छा होगा, इन चार में से कोई एक बेहतर होगा, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट अपना मत जनरेट करें। ये चारों में से वो मेथड इस्तेमाल किया जाता है जो उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के लिए अप्रोप्रिएट होगा। इसमें अच्छे और बुरे का हम फर्क नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूर हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो मटेरियल है वो थर्मोलेबाइल है, जो हीट से डैमेज हो जाता है, तो आपको विदाउट हीट जाना होगा। अगर आपका जो मटेरियल है उसमें अगर आप सुक्रोज ऐड करते हैं तो आपके पास कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो आपको फिर किसी और मेथड की तरफ जाना होगा। सबसे पहला मेथड था बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन विथ हीट। क्या करेंगे हम इसमें? हम कहते हैं हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हम हीट सोर्स को रिमूव करेंगे और सुक्रोज को ऐड करते जाएंगे और शेकिंग करते रहेंगे। रेड कलर में प्रिकॉशंस हमारे पास लिखी हुई हैं कि जो वॉलेटाइल और हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हम रूम टेम्परेचर पर ऐड करेंगे, उन्हें हम हीट में ऐड नहीं करेंगे। जब आप हीट कर रहे होंगे सुक्रोज को, तो सुक्रोज अपने मोनोमर्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, उन मोनोमर्स की इन्वर्जन होगी, और इसी इन्वर्जन की वजह से आपके पास सॉल्यूशन का कलर आपको डार्क नजर आता है। अब आते हैं बच्चों एजिटेशन विदाउट हीट पर। हम कहते हैं जो वेसल्स होंगी वो स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी या फिर पायरेक्स ग्लास की बनी होंगी। वेसल्स का जो वॉल्यूम है वो आपके डिजायर्ड वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 1800 लीटर की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो उस वेसल का वॉल्यूम 1800 लीटर से ज़्यादा होगा। इंग्रेडिएंट ऐड किए जाएंगे जो आपके पास फॉर्मुलेशन थी। याद रहे रेड लाइन में जो बात लिखी हुई वो कॉशन होगी हमारे लिए। इट इज़ बेटर टू डिजोल्व इंग्रेडिएंट फर्स्ट इन वाटर एंड देन ऐड टू द सिरप। जब आप फॉर्मुलेट कर रहे होंगे तो बेहतर होगा कि आप पहले पानी में डिजोल्व करेंगे, इसके बाद आप सिरप में ऐड कर रहे होंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर सिरप में आप ऐड करेंगे तो जितना ज़्यादा सिरप बनना शुरू होता है उतना ज़्यादा विस्कस होता है, और जितनी ज़्यादा कोई लिक्विड विस्कस होता है उसमें मिक्सिंग इतनी इजीली नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बेटे मेथड है आपके पास एडिशन ऑफ सुक्रोज टू लिक्विड मेडिकमेंट। यूजुअली टिंचर्स हम इस तरीके से बनाते हैं, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स हम इस तरीके से बनाते हैं। याद रहे वो तमाम चीज़ें जो अल्कोहल में सॉल्युबल है, जब आप उन्हें वाटर में ऐड करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले वाटर में डालते हैं और इसके बाद अल्कोहल में जाएं ताकि प्रेसिपिटेट्स ना बने। अगर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो आप उसे फिल्टर आउट कर देंगे और सुक्रोज ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें आपके पास अलार्म है कि ये मेथड इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपका जो प्रेसिपिटेट था उसमें एपीआई मौजूद था। यही बात बच्चों हमने पहले की थी कि मेथड आपके पास आपके एपीआई पर डिपेंड कर रहा होगा, यानी इसके लिए आप कोई और मेथड इस्तेमाल करेंगे अगर प्रेसिपिटेट आपके एपीआई के बनते हैं, वरना अगर आपने उसे बाहर निकाल दिया तो वो किसी यूज़ का नहीं है। लास्ट मेथड बच्चों हमारे पास आता है परकुलेशन मेथड। परकुलेशन मेथड में हम सिंपल परकुलेशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, सुक्रोज बेड का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिस पे से हम एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को गुजारते हैं। याद रहे कि जो सुक्रोज बेड है वो कोर्स होना चाहिए और परकुलेटर की शेप सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, तभी जाकर ये मेथड आपका फायदेमंद होगा। तो मैं बैक जाता हूँ आपके पास और फिर हम इन चार मेथड्स की तरफ आते हैं कि इन चार मेथड से
हम सिरप्स को जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात हमें समझ में आई थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम और डिटेल में किसी और टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।